नमस्कार। 27 अक्टूबर 2025 और आज भारतीय शेयर बाजार में क्या जोरदार वापसी हुई है। हाँ बिल्कुल। सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा ऊपर, निफ्टी भी लगभग 26,000 के नजदीक पहुंच गया। हाँ आज हम इसी तेजी के पीछे की कहानी, मतलब क्या कारण रहे, कौन से सेक्टर्स चले और मैक्रो लेवल पर क्या चल रहा है, इसकी गहराई में जाएंगे। जरूर। हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं। कोशिश यही है कि इसमें से काम की जानकारी निकालें, आंकड़े, ट्रेंड्स और वो छोटी बातें जो शायद नजर से चूक जाएं। तो शुरू करें। बिल्कुल। और देखिए, आज का बाजार देखकर मूड वाकई बदला हुआ लगा। सेंसेक्स लगभग 84,778 पर बंद हुआ, 567 अंकों की बढ़त। शानदार। और निफ्टी 50 वो भी 171 अंकों पर, 25,966 पर। अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं अब। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, पर ये जोश आया कहाँ से एकदम से? अगर ग्लोबल संकेतों से शुरू करें, बाहर कुछ हुआ क्या आज? हाँ देखिए, आज की तेजी में ना ग्लोबल फैक्टर्स का अहम रोल था। दो बातें खास रहीं। एक तो अमेरिका से जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के आंकड़े आए, वो बाजार जितना डर रहा था उतने बुरे नहीं थे, थोड़े बेहतर थे। अच्छा। तो इससे उम्मीद बढ़ी कि शायद अमेरिकन फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है, वो आगे ब्याज दरें बढ़ाने में थोड़ी नरमी बरतेगा। हो सकता है कटौती पर भी सोचे। और इसका सीधा असर हम पर पड़ता है ना, मतलब भारत जैसे उभरते बाजारों पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जब यूएस में रेट कम होते हैं या कम होने की उम्मीद होती है, तो पैसा भारत जैसे मार्केट्स में आता है जहां रिटर्न बेहतर मिलने की गुंजाइश हो। हाँ, वो रिस्क ऑन वाला माहौल। एग्जैक्टली वो रिस्क ऑन सेंटिमेंट। और दूसरी अच्छी खबर, चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड बातचीत चल रही है उससे आई। ओके। खबरें हैं कि कुछ पॉजिटिव चल रहा है वहां। अब ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो उनके बीच तनाव कम हो, ये तो सबके लिए अच्छा है। ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी, सप्लाई चेन के लिए भी अनिश्चितता घटती है। समझ गई। तो मतलब अमेरिका में महंगाई थोड़ी नरम और चीन यूएस टेंशन कम होने की उम्मीद, इन दोनों ने मिलकर मूड अच्छा कर दिया। हाँ, निवेशकों का भरोसा बढ़ा और खरीदारी लौटी। अच्छा। तो जब ग्लोबल चिंताएं थोड़ी कम होती हैं, तो उसका असर अपने बाजारों पर दिखना लाजमी है। सही बात है। तो अब ये देखते हैं कि इस अच्छे मूड का असर भारत में किन सेक्टर्स पर ज्यादा दिखा। क्या कुछ खास सेक्टर्स ही चले या सब में रौनक थी? नहीं, अच्छी बात ये रही कि आज बढ़त काफी फैली हुई थी। मतलब ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में थे। ये एक हेल्दी रैली का साइन होता है। पर हाँ, कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने लाइमलाइट बटोरी। कौन से थे वो? सबसे पहले टेलीकॉम। भारतीय एयरटेल का शेयर आज काफी मजबूत था। हाँ सुना मैंने, नया हाई बनाया शायद। बिल्कुल, 2081 रुपए का नया 52 हफ्ते का हाई। लगता है निवेशक 5G के विस्तार और ARPU बढ़ने को लेकर काफी बुलिश हैं। टेलीकॉम तो मजबूत है, और वो इंफ्रा, कैपिटल गुड्स वाले L&T वगैरह? उनमें भी अच्छी हलचल थी। L&T जैसे इंफ्रा शेयर और BSE लिमिटेड जैसे कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, उनमें भी अच्छा मोमेंटम दिखा। अच्छा। और जब ये चलते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि इकोनॉमी में शायद कुछ बड़ा सुधार आने वाला है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हैं। हाँ ये बात तो है। और एक सेक्टर जिसकी आज खूब चर्चा हुई, रियल एस्टेट। फंडिंग को लेके कुछ बड़ा हुआ है शायद? हाँ, ये आज की शायद सबसे अहम डेवलपमेंट्स में से एक है। अलग अलग रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर ने मिलकर करीब 23,000 करोड़ रुपए का नया फंड जुटाया है। 23,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और बताया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में ये सबसे बड़ी रकम है जो इस सेक्टर ने जुटाई है। बाप रे! तो इसके मायने क्या है? मतलब सिर्फ डेवलपर्स के लिए अच्छी खबर है या इसका असर और भी फैलेगा? नहीं, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा संकेत है। देखिए, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी फंडिंग आना दिखाता है कि निवेशकों का, शायद पी फंड्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भारतीय रियल एस्टेट पर भरोसा लौट रहा है। अब ये पैसा कहाँ लगेगा, ये देखना होगा। क्या अटके प्रोजेक्ट पूरे होंगे, या नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, या अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएगा? क्या लगता है आपको, कहाँ ज्यादा फोकस रह सकता है? देखिए, शहरीकरण तो बढ़ ही रहा है, सरकार का हाउसिंग फॉर ऑल पर भी जोर है, तो उम्मीद तो है कि इसका एक अच्छा हिस्सा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में जाए, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों में जहां मांग काफी है। सही। और फिर इसका असर भी तो बड़ा होगा। सीमेंट, स्टील, पेंट, इलेक्ट्रिकल्स, इन सबको सीधा फायदा। हाँ, और वो इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस वाले भी। बिल्कुल, उनके लिए भी अच्छी खबर है। खासकर सिलीगुड़ी, कोलकाता जैसे शहरों में भी इसका असर दिखेगा। ये तो वाकई बड़ी बात है, इस पर नजर रखनी होगी। पर एक सवाल है, इतनी फंडिंग और ब्याज दरें तो अभी भी ऊंची हैं, कहीं इससे कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएंगी, या कोई बबल जैसा खतरा? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है।
इतना पैसा आएगा तो कीमतों पर प्रेशर तो बन सकता है। रेगुलेटर्स को, आरबीआई को इस पर नजर रखनी होगी कि कहीं ये स्पेकुलेशन को ज्यादा बढ़ावा ना दे। हाँ, ये जरूरी है। फंडिंग सही जगह लगे, मतलब सप्लाई बढ़ाने में, अटके प्रोजेक्ट पूरे करने में, न कि सिर्फ जमीन के दाम बढ़ाने में। तो हाँ, खबर पॉजिटिव है, पर थोड़ी सावधानी के साथ। बिल्कुल, संतुलन जरूरी है। चलिए वापस मैक्रो पिक्चर पर आते हैं। रुपए का क्या हाल रहा डॉलर के मुकाबले? रुपया आज बाकी एशियाई करेंसीज के मुकाबले काफी मजबूत रहा, लगभग 48 प्रति डॉलर पर टिका रहा। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, ये इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ग्लोबल टेंशन के चलते कई एशियन करेंसीज पर प्रेशर था। तो ये मजबूती क्यों? आरबीआई का हाथ था? 2 कारण लगते हैं। एक तो हाँ, आरबीआई जरूरत पड़ने पर इंटरवीन करता है ताकि ज्यादा उतार चढ़ाव न हो। दूसरा, हाल में भारत में कुछ फ्रेश फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, खासकर डेट मार्केट में। उससे भी रुपए को सहारा मिला। आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा, तो एफआईआईज का क्या सीन है? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कुछ पैसा आया है, दूसरी तरफ वो रॉयटर्स की रिपोर्ट थी कि इस साल 2025 में अब तक उन्होंने करीब 17 बिलियन डॉलर निकाले हैं। ये कैसे? हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। वो 17 बिलियन का जो आंकड़ा है वो पूरे साल का है, और वो वाकई चिंता की बात रही है। बाजार पर उसका दबाव भी था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो एफआईआईज ने इक्विटी में नेट खरीदारी की है, मतलब बेचा कम, खरीदा ज्यादा। अच्छा। हाँ, हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था आज, पर ये एक ट्रेंड रिवर्सल का शायद एक शुरुआती संकेत हो सकता है। और साथ में डीआईआईज यानी हमारे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, वो तो लगातार खरीद ही रहे हैं, वो बाजार को बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या ये माने कि एफआईआईज का मूड बदल रहा है और सरकार जो कह रही है कि वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स तेज कर रही है, उसका असर दिखने लगा है? देखिए, सरकार इस 17 बिलियन डॉलर के आउटफ्लो से जरूर परेशान है और इससे पलटने के लिए कदम उठा रही है। सुनने में आ रहा है कि सेबी और आरबीआई मिलकर कुछ नई पॉलिसीज ला रहे हैं। किस तरह की पॉलिसीज? शायद इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आसान बनाने के लिए, कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए, जिससे विदेशी निवेशकों को भारत में पैसा लगाना और आसान लगे और आकर्षक लगे। हो सकता है टैक्स को लेकर कुछ क्लैरिटी हो, पैसा लाने ले जाने के नियम आसान हो, कुछ नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आएं। तो मतलब अगली तिमाही में हम एफआईआईज की अच्छी वापसी की उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो कर सकते हैं, पर ये कई चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, ये रिफॉर्म्स कितने असरदार होते हैं और कितनी जल्दी लागू होते हैं। दूसरा, ग्लोबल माहौल कैसा रहता है। अगर दुनिया में मंदी की चिंता बढ़ी तो फिर निवेशक रिस्क लेने से बचेंगे, चाहे भारत में सुधार कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सही बात है। और तीसरा, भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी, कंपनियों की कमाई, वो कैसी रहती है। अगर ये सब ठीक रहा तो हाँ, अगली तिमाही में एफआईआई इनफ्लो में अच्छा सुधार दिख सकता है। आज की खरीदारी एक छोटा सा पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। समझ गए। ये तो हुई ब्रॉड पिक्चर और सेक्टर्स की बात। अब जरा ट्रेडर्स के नजरिए से बात करते हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है अब? देखिए, टेक्निकल लेवल पे देखें तो निफ्टी के लिए 25,700 से 25,800 का जो जोन है वो अब एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। अच्छा, 25,700, 800। हाँ, ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से बाजार इसी रेंज में घूम रहा था और यहीं पर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो अगर बाजार नीचे आता है तो यहाँ सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ओके, और अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? अगर निफ्टी ये 25,700-800 का बेस बचा लेता है तो ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस, मतलब पहली रुकावट 26,200 के आसपास है। और अगर वो भी पार हो गया तो फिर 26,500 का लेवल अहम होगा, जो पिछला स्विंग हाई भी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद अभी या थोड़ी गिरावट पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन डिप, मतलब गिरावट पर खरीदने का मौका बन सकता है। थ्योरी में तो हाँ, जब ट्रेंड पॉजिटिव हो और सपोर्ट लेवल क्लियर हो तो गिरावट पर खरीदना एक स्ट्रैटेजी होती है। पर यहां मैं एक वार्निंग जरूर दूंगा। हाँ, बताइए। बाजार में कुछ भी पक्का नहीं होता, इसलिए कोई भी ट्रेड लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा टाइट रखें, स्टॉप लॉस लगाएं और उसका पालन करें। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा लीवरेज से बचें। लीवरेज? हाँ, वो उधार वाला पैसा। बिल्कुल, उधार के पैसे से ट्रेडिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ सकता है, पर अगर बाजार उल्टा गया तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है और कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। लीवरेज वाकई दो धारी तलवार है। अच्छा, तो हमने काफी सारी बातें की, एक बार फटाफट आज की मेन हेडलाइन सम अप कर सकते हैं? जरूर। पहला, बाजार में शानदार तेजी, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों वजहों से।
दूसरा, सरकार फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में तेजी ला रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए। राइट। तीसरा, रियल एस्टेट में रिकॉर्ड 23,000 करोड़ की फंडिंग। ये सेक्टर और इससे जुड़े उद्योगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। चौथा, रुपया बाकी एशियन करेंसी से मजबूत रहा, आरबीआई के सपोर्ट और कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लो के चलते। ओके। पांचवां, एफआईआईज ने आज नेट खरीदारी की, कम ही सही पर की। डीआईज का सपोर्ट तो है ही। और वो कुछ स्टॉक्स भी थे ना जो आज फोकस में थे। हाँ, एनालिस्ट्स की नजर में, और आज चले भी अच्छा। टेलीकॉम से भारती एयरटेल, फार्मा से लॉरस लैब्स और वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से 361 वैम। अच्छा, लॉरस लैब्स और 361 वैम। हाँ, लॉरस लैब्स में शायद कुछ एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स या नए लॉन्च की उम्मीद हो, और 361 वैम जैसी कंपनियां तो वेल्थ मैनेजमेंट में हैं, तो बढ़ती अमीरी और फाइनेंशियलाइजेशन से इनको फायदा मिलता है। भारती की बात तो हमने की ही, तो ये सब मिलकर दलाल स्ट्रीट पर शॉर्ट टर्म के लिए तो मूड पॉजिटिव बना रहे हैं। और एक छोटा सा पर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज एनएसई पर करीब 63% शेयर हरे निशान में बंद हुए, मतलब बढ़त के साथ। हाँ, ये मार्केट ब्रेड्थ कहलाता है, अच्छी ब्रेड्थ है। हाँ, ये दिखाता है कि रैली में दम है। लेकिन इससे जुड़ा एक हिस्टोरिकल पैटर्न है, ट्रेडर्स को शायद मजा आए। बताइए। पुराने आंकड़े बताते हैं कि जब किसी दिन 65% से ज्यादा शेयर हरे निशान में बंद होते हैं, तो अगले 3 ट्रेडिंग दिनों में बाजार में औसतन 1% की और तेजी आने की संभावना रहती है। अच्छा। हाँ, अभी कोई गारंटी नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है, पर दिखाता है कि जब ज्यादातर स्टॉक साथ चलते हैं तो मोमेंटम शायद बना रहे। छोटी बातें, बड़े संकेत। वाकई ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूरी कहानी कह देती हैं। ये मार्केट ब्रेड्थ का एनालिसिस सेंटिमेंट समझने में बहुत काम आता है। तो ये थी आज के भारतीय शेयर बाजार और उससे जुड़ी अहम आर्थिक खबरों पर हमारी ये गहरी पड़ताल। हमने देखा कैसे ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स ने मिलकर बाजार को ऊपर खींचा, रियल एस्टेट में नई उम्मीद जगी और सुधारों की बातें हो रही हैं। हाँ, और आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो यही है कि मूड तो पॉजिटिव हुआ है, पर आगे का रास्ता कुछ चीजों पर निर्भर करेगा। एक, क्या एफआईआईज लगातार पैसा डालते हैं, जिसके लिए सरकारी सुधारों का असर दिखना जरूरी है। दूसरा, ये जो रियल एस्टेट में पैसा आया है, ये इकोनॉमी को कितना पुश देता है। और तीसरा, ग्लोबल रिस्क अभी पूरी तरह गए नहीं है, तो थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने बात की कि सरकार रिफॉर्म्स तेज कर रही है ताकि एफआईआईज का भरोसा लौटे और वो $17 बिलियन का आउटफ्लो रुके, पैसा वापस आए। सवाल ये है कि क्या ये सुधार आज के ग्लोबल माहौल में, जहां इतनी अनिश्चितता है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, क्या ये वाकई इतने असरदार होंगे कि एफआईआईज बड़े पैमाने पर लौटे, या ये राह अभी भी काफ़ी मुश्किल रहने वाली है? इस पर सोचने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में देखने की भी।